आज हम रिवीजन करेंगे CBSE NCERT चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इसमें पेज नंबर 5 पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड पेज नंबर 9 पर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। लेट्स बिगिन। एक्सप्रेस करना है हर एक नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब हमें क्या करना है, इस नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकालना है और उनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। तो वैसे बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, जिसमें से ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है उसके हम फैक्टर्स निकालते हैं, वो भी प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। तो हमें क्योंकि नज़र आ रहा है ये 5 लास्ट में, तो ये 5 से डिविजिबल होगा ऐसे। उसके बाद अगला प्राइम नंबर हमें चेक करना है ये किससे डिवाइड होगा, तो 7 से हो जाएगा ये। इट विल बी 1, 4 एंड 3। नेक्स्ट ये होगा 11 से, इट विल बी 1 एंड 3। अब तो हमें नज़र आ रहा है 13 से। सो यहाँ पर जितने भी हमारे नंबर्स हैं 5, 7, 11 एंड 13, ऑल आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस 5005। यहाँ पर हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है क्वेश्चन को। तो हम लिखेंगे 5005 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अगर ये कोई भी नंबर 2 बार होगा तो हम उसमें स्क्वायर, अगर 3 बार होगा तो क्यूब ऐसे लगा के छोड़ देंगे। और यहाँ पर ये ऐसे एक्सप्रेस हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट HCF of these two numbers is equals to 9, find the LCM of these two numbers। ओके, तो यहाँ से हमें एक रिलेशन पता है, उसको लिखते हैं। Product of two numbers is equals to LCM into HCF। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि ये दो नंबर्स हैं हमारे पास, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू LCM हमें फाइंड आउट करना है और HCF दिया हुआ है 9। बहुत सिंपल है ये, इसको इधर लेके जाएंगे हम। LCM सॉल्व करते हैं इसको, 3 से हो जाएगा ये कैंसिल, फिर 3 से ये। ओके, नाउ 34 इंटू 657 दैट इज इक्वल्स टू LCM। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM की जो वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 22338। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया हुआ है चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि अगर हम 6 की पावर n में कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 1 रखा तो 6 की पावर 1 आएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं 6 की पावर 1 रखते हैं तो आंसर विल बी 6 की पावर 2 रखते हैं तो आंसर विल बी 36, इस तरीके से एंड सो ऑन। ओके, तो कोई भी ऐसा नंबर आप यहाँ पर रखें n की जगह जिससे कि जो रिज़ल्ट आए उसका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 आए। ये हमें चेक करना है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो हमें एक बेसिक सी बात याद रखनी है कि कोई भी नंबर जब 0 पर एंड होता है तो वो डिविजिबल होता है 10 से। सो हम यहाँ लिखेंगे एनी नंबर डिविजिबल बाय 10 is ends with digit 0। ओके, ये हमें समझना है। जैसे अगर हम बात करते हैं 10 की, तो 10 के लिए हमारा नंबर क्या बनेगा, 10 ही बनेगा, 2 इंटू 5। अगर हम 100 की बात करते हैं, इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ से 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20 इंटू 5, दैट इज़ 4 इंटू 25। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हैं जो फैक्टर्स बन रहे हैं जिनके लास्ट में 0 हमें लानी पड़ रही है, वहाँ पर क्या हो रहा है
जो हमारे पास फैक्टर्स है वो क्या बन रहे हैं, 2 इंटू 5 बन रहे हैं। यहाँ पर भी 2 इंटू 5 ही है। अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। ओके, तो फिर से वही चीज़ आ रही है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी नंबर 10 से डिविजिबल होगा उसके लिए क्या चाहिए, उसका एंड डिजिट 10 से डिविजिबल होने वाले के लिए एंड डिजिट 0 आना है, और 0 आने के लिए हमें 2 इंटू 5 के फैक्टर्स ही चाहिए। तो जब हमने यहाँ पर 6 का पावर 1 लिखा तो यहाँ पर जो फैक्टर्स आ रहे हैं 6 की पावर 1 में जो फैक्टर्स आ रहे हैं दैट इज़ 1 इंटू 6, और 6 की पावर 2 में दैट इज़ 36, उसके लिए जो फैक्टर्स आ रहे हैं दैट इज़ 6 इंटू 6, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ से आ रहा है 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2, यानी कि 2 इंटू 3 की पावर 2। लेकिन यहाँ पर 2 इंटू 5 की पावर 2 नहीं आ रहा है, तो ये वाला नंबर कभी भी एंड नहीं होगा 0 पर, क्योंकि जब तक फैक्टर्स में 2 और 5 नहीं मिलते हमें, तब तक कोई भी जो आंसर है उसके एंड में 0 नहीं आता, क्योंकि वो 10 नहीं बनाता है। तो यहाँ पर अगर हम चेक कर रहे हैं तो वी आर नॉट गेटिंग द राइट थिंग, तो हम लिखेंगे 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 as its factors not containing 2 into 5, बस यहाँ तक 2 into 5। ओके, it is not divisible by 10, hence cannot end with digit 0. Explain why this number and this number are composite numbers. Composite numbers एक कैटेगरी है जिसमें हम अगर नंबर्स को कैटेगराइज करते हैं, देखिए अगर नंबर्स को कैटेगराइज करते हैं तो ये 2 तरीके से होगा। एक होगा प्राइम नंबर्स, ऐसे तो बहुत सारे इनके पैटर्न्स होते हैं नंबर्स के, लेकिन हम अभी क्योंकि कंपोजिट समझने जा रहे हैं तो हमें प्राइम भी समझना पड़ेगा। तो नंबर्स को अगर हम बोलें कि उसका एक फैक्टर है खुद इटसेल्फ और दूसरा वो 1 से डिवाइड हो जा रहा है, तब वो बनते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे इसमें एग्जांपल ले सकते हैं 2, 3, 5 एंड सो ऑन। अगर हम कंपोजिट की बात करते हैं तो कंपोजिट में वी हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। 1 तो होगा ही, इटसेल्फ भी होगा, बट इसके अलावा उसके अदर फैक्टर्स भी होंगे। जैसे एग्जांपल हो गया 4, अगर हम इसके फैक्टर्स देखते हैं तो ये अपनी टेबल में डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है। इसके अलावा 8, 12 ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा कि कंपोजिट नंबर्स ऐसे होते हैं। तो इनको हमें किसी भी तरीके से 2 फैक्टर्स के अलावा फैक्टर्स दिखाने हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये नंबर्स क्या हैं, ये जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं वो कैसे हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से, दैट इज़ यहाँ पर हम लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, क्या यहाँ पर देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर के फैक्टर्स निकालते हैं। 13 कॉमन निकाला मैंने, 7 इंटू 11 प्लस 1, ये यहाँ से 13 आया बाहर और ये 13 भी यहाँ से बाहर, तो इसकी जगह 1, बाकी जो बचा इस तरफ वो लिख दिया। 13 मल्टीप्लाई का साइन लगा देती हूँ मैं, यहाँ से आया 77 और प्लस 1, यानी कि हो गया 13 इंटू 78। ओके, सो यहाँ से हो जाएगा 13 इंटू, इसको 13 लिख सकते हैं इंटू 6। तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स दिख रहे हैं, 13 हो गया और 6, तो हम लिखेंगे above expression has 6 and 13 as factors। देखिए 1 तो होगा ही, 1 हमेशा ही
यहाँ पर किसी भी नंबर का फैक्टर होता ही है। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए इसके पास भी 1 फैक्टर होगा, ये खुद से भी डिवाइड होगा, ये तो कैटेगरी बिल्कुल प्राइम नंबर वाली हो गई। बट अदर्स में क्या आ गया, 6 और 13 भी आ गया, तो इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ओके, अब यहाँ से भी हम क्या कॉमन निकालेंगे, 5 कॉमन निकालेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट 5 × 1008 + 1। ओके, so now we have 5 × 1008 + 1 यानी कि 5 × 1009। तो जो अबव एक्सप्रेशन है इसमें, अबव एक्सप्रेशन हैज़ 5 and 1009 एज फैक्टर्स। तो आपने दोनों केसेस में देखा, यहाँ पर भी हमारे पास में 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 और इटसेल्फ के अलावा, और उधर प्रीवियस वाले में भी ऐसे ही आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे सो फ्रॉम अबव एक्सप्लेनेशन it can be concluded that जो भी नंबर्स थे हमारे, जैसे 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 आर कंपोजिट नंबर्स। सेज 1.2 में यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें √5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। इसके और भी पैटर्न्स होते हैं कि इसके साथ प्लस और या फिर मल्टीप्लाई में और भी नंबर्स दिए होते हैं, हम वैसा क्वेश्चन भी देखेंगे। बट यहाँ पर बोला हुआ है √5 को इरेशनल प्रूव करना है। यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये बिल्कुल NCERT को फॉलो किया हुआ है, और हमें ये समझना होगा कि इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा और कोई सोल्यूशन या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करनी होती है। जो भी लाइंस हैं उस तरीके से हमें उसको लिखना होता है, बट इन लाइंस को रटना नहीं है, इनके पर्टिकुलर मीनिंग है उनको हमें समझना है। तो स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि इरेशनल प्रूफ करना है तो ये डायरेक्टली इरेशनल प्रूफ नहीं होता है। √5 को या ऐसे कोई भी नंबर्स होते हैं इनको हम पहले रैशनल मानते हैं और उसके बाद ये प्रूफ करते हैं कि ये वो अजम्पशन गलत है कि हमने उसको रैशनल मान लिया, और हम अपने अजम्पशन को रॉन्ग बताते हैं और फिर बोलते हैं कि ये इरेशनल ही होगा। अभी होगा कैसे, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे इसको कॉन्ट्राडिक्शन से। ओके, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये हो गया कि इसको प्रूव करना है इरेशनल और हम इसको लेके चलेंगे रैशनल। तो जब बात करते हैं इससे, तो लेट अस सपोज दैट √5 इज़ रैशनल। रैशनल नंबर जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि रैशनल नंबर का जो फॉर्म होता है वो होता है a/b का फॉर्म, जिसमें से b कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी डिनोमिनेटर में हम कभी भी 0 नहीं करते हैं। ओके, सो हमने माना कि √5 रैशनल नंबर है, बट हम अपने अजम्पशन को गलत बता के इसको इरेशनल प्रूव करने वाले हैं। तो रैशनल बोल दिया है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर हमारे इंटीजर्स a एंड b होंगे, और वो इंटीजर्स हमेशा कोप्राइम नंबर्स होते हैं। कोप्राइम का मतलब ये है कि दोनों नंबर्स का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। कोप्राइम वैसे ही नंबर होते हैं, जैसे अगर हम 2, 3, इसे हम कोप्राइम नंबर्स बोलेंगे कि 2 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो हमने माना कि सच दैट a/b का मतलब हो गया √5, दोनों हमने √5 मतलब रैशनल मतलब a/b। ओके, तो फिर अब यहाँ पर क्या आता है, b को इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायरिंग की। स्क्वायरिंग करने से हमें यहाँ पता चल रहा है कि a² = 5b² होता है। यहाँ पर हमने इसको रख दिया है, इसका मतलब ये हो गया कि 5a² का फैक्टर है। ओके, 5 जो है वन ऑफ द फैक्टर है a² का, इसका मतलब 5 जो है a का भी फैक्टर होगा। इसमें इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से 2 इक्वेशंस बन गई हैं। जैसे ही हमें पता चल रहा है कि 5 इसका फैक्टर है, तो हमने क्या किया, हमने 5 के साथ कोई और
वेरिएबल ले लिया, उस सबको रखोगे तो वो सब भी इसके फैक्टर्स बनेंगे। 5b² 25c² के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब 5b² 5c² का यहाँ पर इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि 5 फैक्टर है b² का। ओके, अभी हमारे पास ये था कि जो 5 है वो फैक्टर था a का। ओके, सिमिलरली हमारे पास आ रहा है 5 फैक्टर हो गया b का। अब इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से हमें पता चल रहा है कि 5 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है a और b का। कॉमन फैक्टर आने का मतलब ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। ओके, बट हमने इन्हें क्या मान रखा था, रैशनल यानी कि को प्राइम। तो हमारा जो अजम्पशन था यहाँ पर वो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में को प्राइम नंबर्स ही नहीं मिले हमें। ओके, तो इसका मतलब रैशनल नंबर्स नहीं मिले, अजम्पशन गलत हो गया। तो √5 कैन नॉट बी रैशनल, यानी कि √5 रैशनल नहीं हो सकता है। जब रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा, हैंस इट इज़ इर्रैशनल। तो इस तरीके से अजम्पशन के तौर पर हम लेते हैं और इसको पूरा प्रूव करते हैं। यही इसका पैटर्न है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन 2, यहाँ पर भी हमें इर्रैशनल प्रूव करना है और यहाँ पर हमें जो नंबर है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, 3 + 2 √5 के फॉर्म में। तो ऐसे जब भी नंबर्स आ जाते हैं, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि √5 को कैसे करना है या √2 को, √3 को, सब एक जैसे ही होगा कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से। तब हम इसको इसकी हेल्प से, पूरा सारा वही नहीं लिखना है, इसकी हेल्प से बाकी सबको भी इर्रैशनल प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। 3 + 2 √5 इर्रैशनल प्रूव करना है, लेकिन 3 + 2 √5 को हम क्या ले रहे हैं, रैशनल। दैट इज़ वी कैन फाइंड को प्राइम इंटीजर्स a एंड b, जहाँ पर b इक्वल नहीं होगा 0 के, सच दैट जब भी रैशनल करना है तो आपको जो भी नंबर दिया हुआ है यहाँ पर उसको a/b के साथ लिख देना है। जैसे हमने इसको a/b के साथ लिखा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो एक पर्टिकुलर पैटर्न है कि √5 इर्रैशनल है वो हमें पहले से पता है, तो सारे नंबर्स को एक तरफ और √5 को एक तरफ करना है। तो a/b ऐसे रहेगा, 3 को इधर लेके माइनस किया हमने और ऐसे समझ लीजिए इसको इधर लेके गए तो ये पूरा पार्ट बचा है, तो ये पूरा पार्ट इधर बचा और ये। उसके बाद यहाँ पर एलसीएम लिया है हमने, एलसीएम लेने के बाद ये जो 2 है इसको नीचे भेजा है। तो देखिए अब हमें क्या मिल रहा है, a/2b - 3/2, ये पूरा एक तरफ और √5 एक तरफ। अब ये दोनों चीज़ों को हमने इक्वल बताया है। अब क्या आ रहा है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स वी गेट a/2b - 3/2 इज़ रैशनल। तो ये पूरा पैटर्न तो रैशनल के फॉर्म में आ रहा है, बट तो यहाँ से क्या होना चाहिए, √5 भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन इसका कॉन्ट्रडिक्शन क्या फैक्ट है कि √5 तो इर्रैशनल होता है, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं √5 इर्रैशनल है। तो एक इर्रैशनल चीज़ रैशनल के इक्वल कैसे हो सकती है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन अरोज। ऐसा क्यों हुआ, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने असम्पशन ही गलत लिया था कि ये रैशनल नंबर है। √5 इर्रैशनल है तो ये पूरा पैटर्न भी इर्रैशनल ही होगा। सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2 √5 इज़ इर्रैशनल। यहाँ पर भी कॉन्ट्रडिक्शन से ही प्रूव करना है, दोनों ही चीज़ों में हमें कॉन्ट्रडिक्शन से ही प्रूव करना होगा, ये इसका पैटर्न है।